जाती है। ये बाल्टी है और ये बाल्टी बताइए, आप पानी लेने जाएंगे और ज्यादा पानी की जरूरत होगा, तो इन दोनों में से किन वस्तुओं से आप पानी भर के लाएंगे? थोड़ा सा पानी की जरूरत हो तब जगह से। यहाँ थोड़ा और ज्यादा समझ में आ रहा बात? जब ज्यादा पानी की आवश्यकता हो तो बाल्टी उठा के जाएंगे, और जब कम की साधारण सा अर्थ है कि इस पानी में, जाहिर सी बात है कि इस बाल्टी में ज्यादा पानी अटेगा, मतलब ज्यादा इसमें समायोजित हो पाएगा, पानी एडजस्ट होगा, और इस मग में पानी कम। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि इस बाल्टी में पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा है एज कंपेयर टू मग के तुलना में, अर्थात मग में पानी धारण करने की क्षमता। तो यहां से बोल सकते हो कि धारिता किसका ज्यादा है? समझ लो, आप धारिता समझ गए। धारिता डिपेंड करता है किस पर? उस वस्तु की आयतन पर। इसमें किसमें जगह ज्यादा था? इन दोनों में, बाल्टी में और मग में, किन वस्तु में ज्यादा स्पेस था, जगह था? तो धारिता किसका ज्यादा? गुड। तो आई होप ये धारिता की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि धारिता क्या होता है। अब चलते हैं, यस, प्रैक्टिकल रूम में जाइएगा, प्रयोगशाला में, तो देखिएगा कि जो बीकर होता रहता है ना, वहाँ एक पॉइंट करके लिखा रहता है, भाई साहब 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ऐसे करके। अच्छा, मान लीजिए प्रैक्टिकल रूम नहीं गए हैं, स्कूल नहीं चालू है, ठीक है, या प्रयोगशाला नहीं है, तब गौर क्यों? कितने बच्चे ऐसे हैं जो तबीयत खराब हुआ है तो एक बार सुई लिए हैं? सब लगभग मतलब दवाई से कोई भी अछूता नहीं, समय ऐसा है, ठीक है, बीमार तो सब पड़ता है। देखते होइएगा कि डॉक्टर साहब जब दवा कैसे निकालता है ना, तो एक छोटा सा पात्र होता है, कंटेनर होता है, बोल सकते हैं दवाई का शीशी, उसमें से जो दवा निकालती है तो उसमें लिखा जाता है 50 ml, ठीक है, 25 ml, 20 ml, 10 ml, 100 ml, ये लिखा जाता है। और जब भरा जाता है सिरिंज में तो वहां भी लिखा रहता है। कई बार तो होता है 50 ml का, तो किसी पेशेंट को देना होता है 10 ml, 50 ml लिखा है, 10 ml देना है, उस स्थिति में 10 ml उसमें से निकालेगा ना, एक पैमाना चाहिए कि 10 ml कितना होगा, तो उसमें लिखा रहता है 10 ml, 20 ml को मान लीजिए, जैसे आप थर्मामीटर में पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए वैसे ही रहता है। समझ में आई बात? तो उतना जितना जगह रहता है उतना ही वो दवा इसमें एडजस्ट होता है, समायोजित होता है, अटता है, वो उसकी धारिता है, वो उसकी है। और धारिता का मात्रक भी आयतन के मात्रक पर ही निर्भर करती है, उतना ही होता है। सिरिंज के अंदर अगर स्पेस है 10 ml के लिए तो वहां लिख दिया रहेगा 10 ml, 20 ml के लिए स्पेस रहेगा तो वहां लिख देगा 20 ml, मिलीलीटर। समझ पाई बात? गुड। अब ये आयतन क्या है? तो आयतन ये कैपेसिटी हो गया, ये आपका हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि कोई वस्तु जो इस बीमा में, इस आकाश में, बोल सकते धरती से ऊपर जितना स्पेस छेड़ती है वो जगह उसका आयतन पहले हम निष्कर्ष निकाल चुके हैं। अब देख लेते हैं कि आयतन का मात्रक इकाई क्या होता है, आयतन का वॉल्यूम क्या है, आयतन का जो है सो यूनिट क्या है, इकाई क्या है, अर्थात मात्रक क्या है। जितने भी राशि है सबका मात्रक है
चावल है उसका वजन रहता है, तो जो खाने जाते हैं तो बोलते हैं ना 10 किलो 20 किलो, तो केजी में मापते हैं। ठंडी आज देखा है कितना बढ़ गया है, ठंडी बढ़ गया है, गर्मी कम हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर को ही माप लेते हैं, तापमान को ही माप लेते हैं। आज का तापमान कितना है गैस के कोई कितना? फिर भी 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ डिग्री और सेल्सियस सुनाई दे रहा है किसी को? मात्रा यहाँ से यहाँ तक कितना फीट होगा लगभग? गैस आइडिया कीजिए, अनुमान। भाई साहब 8 फीट लगभग इतना होगा, मान लीजिए 5 फीट 6 फीट, ठीक है, 6 फीट 7 फीट। अब ये जो 6 फीट है, यहाँ लास्ट में ये 6 संख्या है और फीट लिखा है, फीट मात्रक है दूरी का। तो कई लोग दूरी को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। आप लोग ये त्रिभुज बनाते होंगे तो वहाँ 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का बुझा देते होंगे। ये सेंटीमीटर, मीटर, फीट ये सभी दूरी का ही किसी तरह से जगह को भी मापा जाता है किसी एक पर्टिकुलर मात्रक में। वो हो सकता है अगर जगह रहेगा क्षेत्रफल वाला समतल क्षेत्र तो होगा मीटर स्क्वायर, और अगर जगह होगा एक स्पेस वाला जिसमें किसी वस्तु को रखा जा सके, जो त्रिविमीय वस्तु का जगह होगा, जो इस आकाश में धरती से मुक्त आकाश में जो जितना जगह छेड़ रहा है या अपने अंदर जितना स्पेस रखा हुआ है, कहीं अपना स्पेस जितना छेदता है, जगह जितना छेदता है, वो उसका क्या रहेगा? आयतन, और उसके हिसाब से उसकी मात्रक होगा। चलिए आयतन का मात्रक क्या होगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए एक घन है, ये क्या है? घन है, घन और ठोस आकृति जिसका प्रत्येक किनारा बराबर हो, ठीक है, हाँ, और प्रत्येक सतह जो है सो प्रत्येक किनारा बराबर है। समझिए इसी बात है, प्रत्येक फलक वो वर्गाकार होगा। अगर इसकी प्रत्येक भुजा तो पता है सबको बराबर होता है, ठीक है, और एक घन एक घनाभ की तरह व्यवहार ना, प्रत्येक घन जो है, प्रत्येक घनाभ एक घन होता है, बिल्कुल गलत। प्रत्येक घन एक घनाभ होता है, जितने भी घन है, ठीक है, वो उसमें घनाभ का पूरा फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन एक घनाभ में घन वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो कोई भी एडजस्ट नहीं होगा। तो हम चेक कर रहे थे, आप लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई कीजिए या कम पढ़ते हैं। तो इसकी अगर एक किनारा को ए बोला जाए या 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक किनारा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और इसका जो भी हो जाएगा, इसका जो आयतन हो जाएगा, इसके अंदर जो जगह होगा आयतन भी, ये भी क्या होता है? एक क्यूब, अर्थात भुजा का क्यूब। घन क्यूब, घन ये भुजा का घन बोलते थे ना, तो भुजा कितना बने? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने, अब अंक को कीजिए मल्टीप्लाई, गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, बस यही चीज होता है इसका मात्रक। और ये 8 है संख्या नंबर, और ये संख्या गुने मात्रक, ये पूरा हो गया इसका परिमाण। क्या हो गया? परिमाण, अर्थात एक तरह का मात्रा, इतना स्पेस। अगर ऐसा घन बनाया जाए, अपने आप बता दीजिएगा, जिसका प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर का हो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जितने भी किनारा सब 1 सेंटीमीटर, तो इसका घन, इसका आयतन कितना होगा, इसका भी कितना होगा? सभी का फॉर्मूला तो एक ही होगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 1 1 होगा ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 को करोड़ों बार 1 से ही गुणा किया जाए
ना भी दे तो पर भी होगा, तो देख लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर जो ठोस आकृति होता है, द्रव्यमीय आकृति होता है, उसका भुजा, उसका किनारा अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो आयतन सेंटीमीटर का क्यू निकलेगा, अगर मीटर में दिया हो तो मीटर का क्यू निकलेगा। गुड, तो ये हो जाएगा आपका इसका आयतन का इकाई अर्थात मात्रक हो जाएगा। अगर किनारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर का क्यूब। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं इसको घन मीटर, घन सेंटीमीटर। समझ आई बात? हिंदी में इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। अब बेलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आखिर ये बेलन क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले बेलन को दर्शन कर लेते हैं ना। कितने बच्चे तैयार हैं बेलन को आज पढ़ने के लिए? सभी, वेरी गुड। आप लोग का गिफ्ट क्या हुआ ये था, आप लोग जो गिफ्ट किए थे इस तरह का वस्तु था वो, है ना? जैसे एक पाइप होता है, एक सॉलिड जब गिलास रहता है वो सीधा सीधा वो उड़ता है। सिलेंडर को देखते होइएगा, जैसे आप नया नया जो पेंसिल खरीदिएगा ना, नया पेंसिल जिसको आप कटर से नहीं काटे हुए, निकुला नहीं बनाते हुए, उस समय जो नया रहता है वो इस तरह का आकृति का, लेकिन वो थोड़ा सा पतला रहता है। इस तरह का आकृति अगर दिखाई दे रहा है आपको, जिसका दो सतह जो है सो वृत्ताकार है, दो सतह वृत्ताकार है, और वो एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ है, इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? उदाहरण के तौर पर आप एक पेज दीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल के रूप में। पेज लाइए, चित्र इसका, हाँ, किस आकार का ये पेज लगता है आपको? किस आकार का? बोलो ना, आयताकार ना, आयत के आकार का है ना, तो किस ऊंचाई तो नहीं के बराबर है, आयत का आकार का है। अब देखिए आयत से बेलन बनता है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा आपको कि एक आयताकार पेपर को मोड़ करके बेलन बनाया जाता है। अब उस आयत का लंबाई और चौड़ाई दे देगा, तब बोलेगा आपको उस बेलन का जो बनता है ना, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ समझ लीजिए ये आयताकार पेज है मेरे पास, अर्थात आयत है। इस आयत को देखिए कैसे बोल रहे हैं, ऐसे मोड़। तो जो आयत का लंबाई है ना बाबू, वो नीचे नीचे ध्यान से देखिएगा, ये जो बेलन है वो बेलन के निचला जो आधार है वृत्त को, उसका परिधि हो गया। मतलब अगर आयत का ध्यान दो ना, ऐसे आगे सीधा है, अगर सीधा मोड़ेंगे तो क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा काम में। भाई साहब आप ऐसे हैं, और कोई लड़का बोलता ऐसे कर देता है, गिराता तो ऐसे हो जाता है ना, तो क्या हो गया भाई, अपना आकार में तो थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं ना, बस वही चीज है। हम इसको तो मोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बदल जाएगी। सीधा है अभी देख लीजिए, ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूं, देखिए इस तरह का जो आकृति हो गया, इस तरह का जो आकृति हुआ, इस तरह का आकृति हुआ, ये बेलन है। और ये बेलन का ये जो सतह देख रहे हैं, ये इस प्रकार मान लीजिए पट्टी, तो कौन सा किस आकार का पट्टी आपको लेना, इस आकार के काट करके दीजिएगा तो उसको फुलफिल कर लेगा अच्छे से नहीं। यहाँ वृत्त की आकार का पट्टी दीजिएगा तो ये बंद होगा, और यहाँ भी पट्टी कैसा करना पड़ेगा आपको। तो मैं बोल सकता हूँ, आप लोग सभी बोल सकते हैं कि बेलन ऐसी ठोस आकृति है, ऐसी त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति क्यों? अच्छा मैं आयतन क्या बोल रहा था, आयतन भी आप समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ कीजिएगा, देखिए ये ऊपर क्या है, मुक्त आकाशी है ना, इसका कोई अंत है नहीं। ये जगह यहाँ इस रख देते हैं। अब ये जितना स्थान को छेक रहा है इस हवा में, यही इस आयतन है, इस वस्तु का ये आयतन है। इसमें जितना चीज आप रख सकते हैं
मान लीजिए आप जो है सो इसमें हवा भर दिए, ऐसे का पैक कर दिए, ऐसे पैक कर दिए, तो हवा जितना आसमान से क्या है वही इस आकृति का आयतन होगा। समझ में आई बात? यहाँ तक ओके है? चलिए, तो ये जो आकृति है इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे जिसमें बनाया ऐसे, इसी को बोलते हैं बेलन। 8th क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे सारा का सारा आकृति वो पढ़े हैं जो ऐसे था, फ्लैट था, जिसमें हाइट नहीं था, ऊंचाई नहीं था। एक तो चीज आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड ऐसे रखा है। वास्तव में हम कोई भी चीज बताते हैं तो आप मस्तिष्क में हमेशा ये चीज सोचिए कि ये धरती जैसे फ्लैट है, ऐसे है। हम उसको आपको दिखाई दे अच्छे से, आपकी सुविधा के लिए हम ऐसे करके उसको टांग दिए हैं, लटकाए हुए हैं। वास्तव में समझिए ऐसे है। यहाँ जो चित्र बनाते हैं तब कैसे समझना है आपको, तब समझना है कि ऐसे कुछ रखा हुआ है और इस पर ये एडजस्ट है, अटका हुआ है। समझ में आई बात? बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन आता है, इसी कंफ्यूजन में बोलता ही नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा सा तो काम आएगा ना। अब यहाँ देखिए, आप ही लोग बताए थे ये जो सतह है अभी समतल सतह है, समतल है ना। अब धीरे धीरे हम इसको अगर मोड़ दें, ऐसे करके मोड़ दें, ऐसे करके मोड़ दें, तो कैसे हो गया ये सतह? क्या हो गया? वक्र हो गया। क्या हो गया? इसको बोलेंगे वक्र सतह। क्या बोलेंगे? हेलो, समतल सतह है, उसको मोड़ दिए, कौन सा सतह? सतह हो गया। और यहाँ जो एक प्लेट हम लगा दें वो कौन सा सतह? वक्र सतह। वो कौन सा सतह? यस, वेरी गुड। वो कौन सा सतह? समतल सतह रहेगा, वो तो टेढ़ा नहीं रहेगा, वो समतल सतह। तो बोल सकते हैं बेलन का परिभाषा भी दे सकते हैं आप। बेलन वह समतल, वह ठोस आकृति है। बेलन वह त्रिविमीय आकृति है जिसका दो सतह कैसा हो? समतलाकार हो, अर्थात वृत्ताकार हो, और एक जो लंबी सतह, जो ऊंचाई वाली सतह है, ये कैसा हो? वक्र सतहों से घिरा हो, वक्र सतहों से घिरा हो। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। चलिए अब चीज को देखते हैं। ये बेलन और ये वृत्ताकार आपको नजर आ रहा है, ये वृत्ताकार। अच्छी बात ये है कि आप जब इसको काट करके इसको ढकने के लिए एक वृत्त काटिएगा ना, तो सेम वृत्त यहाँ भी लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसकी जो परिधि है ना, ये परिधि और नीचे की परिधि, क्या जो परिधि बताए थे वृत्त का, क्या जो वृत्त रहता है इसमें दो, एक वृत्त में एक परिधि, तो दो वृत्त रहता है। तो यहाँ जो परिधि रहेगा ना बाबू, ये परिधि यहाँ भी रहता है, अर्थात ये ऊपर नीचे दोनों जो वृत्त है वो सर्वांगसम होते हैं। इसका जो केंद्र होगा और इस वृत्त का जो केंद्र होगा यहाँ, उसके सीधी बीचे बीच जो रेखा खींचेंगे, उस रेखा की जो ऊंचाई होगा उस बेलन की ऊंचाई होगा, उस बेलन की, अर्थात ये परिधि यहाँ समझ लीजिए, जो रेखा है ये हाइट, ये होगा h, ये क्या होगा? h होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके बनाइए, ऐसे वृत्ताकार है ये लाइन, और यहाँ एक केंद्र होगा, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? r। और ये वृत्त का त्रिज्या ही ये बेलन की त्रिज्या है। क्या है? बेलन की त्रिज्या। और ये वृत्त का परिधि इस बेलन का परिधि होगा। और ये जो इसको फिर से ड्रॉ कर लीजिए, ये केंद्र है और ये जो परिधि है इसके बीच में जो केंद्र है, ये केंद्र से और ये केंद्र को मिलाने में सीधी रेखा होगी, इसके बीच में काल्पनिक रेखा बोलते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे समझिए कि इस बीच से एक रेखा हम ले रहे हैं, बीचों बीच से ये जो रेखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइट, ऐसे शुरू करते हैं। और ये जो इसकी त्रिज्या है बेलन की त्रिज्या, ठीक है। और ये जो सतह है ऐसे, जिसको हम चारों साइड से पेंट कर सकते हैं, वो सतह है, क्या है? यस, ये समतल सतह है, वृत्त। क्या है ये भी क्या है? वृत्त। ये क्या है? और ये है आपका वक्र सतह। क्या है? वक्र सतह है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण सतह अगर बोलेगा तो क्या कीजिएगा? संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, इंटायर, होल, पूरा। संपूर्ण सतह में एक तो ये सतह आ जाता है जिस पर ये टिका, ये सतह, एक तो जस्ट इसके ऊपरी सतह ये, और एक तो ये वक्र सतह। तो संपूर्ण सतह मतलब दो वृत्ताकार सतह, एक तो
या वक्र पृष्ठ के सतह। अब बेलन का आयतन क्या होगा, इस बात को ये था अवधारणा बेलन का कांसेप्ट, माइंड में पूरा चित्र बन गया होगा आई थिंक। समझ में बात? अब ऐसे भी नहीं समझते हो तो मम्मी का जो बेलन लगता है ना कभी कभी गुस्सा में, सोचते हो ना कि काश बेलन ही नहीं रहता, बेलन को ही तोड़ देते। तो उस बेलन जो मम्मी के पास जो बेलन रहता है ऐसे वाला बेलन, और इसका ये वाला डंटी रहता है और ये वाला डंटी रहता है ना, दोनों डंटी को तोड़ के हटा दीजिए, दोनों पकड़ने वाला होल्डिंग को हटा दीजिए, वही वास्तव में बेलन है, इसीलिए नाम बेलन पड़ा। इसीलिए क्या नाम पड़ा? बेलन। बेलन लगता है कि भाई तो कब पता चलता है ना। हाँ, ये नहीं कि रोटी कैसा है, ये कि बेलन किसको कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? तो मैं बताया था कि बेलन एक विशिष्ट प्रकार का, बेलन एक विशिष्ट प्रकार का घनाभ होता है। चौंक गए ना, बेलन तो घनाभ जैसे दिखता ही नहीं, बेलन कैसे घनाभ हो सकता है? समझिए, घनाभ क्या था? त्रिभुमीय आकृति था। क्या था बताइए? मिटा दें, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं बोला कि बेलन एक प्रकार का, एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है? घनाभ। क्या होता है? तो घनाभ के बारे में क्या बताता है? लंबाई होता है, बोलिए, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और मोटाई होता है। इसकी सतह देखिए ऐसे एकदम से क्या है? आयताकार है ना। और एक बढ़ई को अगर आप गौर से देखे होंगे, जब उसके पास लकड़ी का एक पोगा टाइप का आता है, उसको गोल बनाना होता है, क्या करता है? चारों गोल को क्या करता है? काटता रहता है, करता है। इसी को मैं बना रहा हूँ, बेलन बनाऊंगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हेलो, ध्यान दो, ध्यान दो। किस आकार का हो गया ये? कौन किस आकार है? सभी बोलो। घनाभाकार। अच्छा, क्यों है घनाभाकार? क्योंकि ये दिखा है कि लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, ये वाला चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई त्रिविमीय है ना। जो घनाभ बता दिए थे, घनाभ का सभी पृष्ठ क्या होता है? आयताकार होता है। ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, लग रहा है? लग रहा होगा वर्ग की तरह, ठीक है। हाँ, आयत को वर्ग बनाया जा सकता है अगर सभी भुजा को बराबर कर दिया जाए। तो ये इस तरह का है। अगर मैं इसको बोलूंगा बेलन बनाना, तो क्या कीजिएगा? उसको यहाँ से थोड़ा सा ये सब हमको क्या करना है? गोल काटना है, ऐसे करके यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ गोल कर देंगे, और इस साइड से क्या करेंगे? गोल कर देंगे। तो जितना ही बचेगा उसको एकदम से ऐसे छील देंगे, ऐसे ऐसे करके चारों कोण में एकदम छील देंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐसे कर देंगे तो पता चलेगा, तो क्या हो जाएगा? अब बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार का बेलन ही है, मतलब एक विशेष प्रकार का घनाभ ही है। इसमें कोई डॉट है? यहाँ से देख करके तो प्रूफ हो गया ना। गुड। तो बेलन का आयतन क्या होता था बाबू? बताओ तो बता दो, बेलन का आयतन क्या होता था? अभी कहाँ बताया है? प्रूफ तो करना है। घनाभ का अगर लंबाई L होता था, चौड़ाई B होता था और ऊंचाई H होता था, तो बताइए इसका V फॉर वॉल्यूम, आयतन क्या होता था? L इंटू B इंटू नहीं लीजिए तो चलेगा ना। बस यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि बेलन का क्या होगा? आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा? ठीक है। तो ये क्या है भाई? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई। समझिए। तो बेलन को हम भी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं,
इसका भी क्षेत्रफल कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर। और ये तो ऐसे था, एच था, हम इसको ऐसे कर दिए तो ऐसे रहेगा ना। भाई साहब आप खड़े हैं तो अमन कुमार है, राम है, श्याम है। अब सो जाइएगा तो कौन? कन्याकुमारी हो जाएगा। वही ना, आपका हाइट बदल जाएगा, ऊंचाई बदलेगी, तो यहाँ भी नहीं बदलना है। ये अगर एच था तो यहाँ भी क्या होगा? ये एच। और बताइए इसका आयतन क्या था? क्षेत्रफल। भाई इसकी सतह का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई गुने नहीं समझ रहे हैं। इसका भी था एल गुने सतह का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल गुने वेरी गुड गुने ऊंचाई। ऐसे ही बाबू यहाँ देख लीजिए, प्रूव कर रहा हूँ, इसी को नोट कर लिए होंगे तो बताइएगा। इसका क्षेत्रफल इसके सतह का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा पूरा पाई स्क्वायर। तो ऐसे ही इसका भी जो होगा बेलन का भी ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब गुने बोलो बोलो हाइट हाइट गुने ऊंचाई, ये ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई क्या दिख रहा है? तो इसका भी हो जाएगा पाई आर। क्या होगा? पाई आर। इसमें कोई डॉट नहीं। समझ गया ना कैसे होता है सूत्र? समझ में बात? मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये आयतन हो गया, ये आपका आयतन। किसका आयतन? बेलन का। किसका आयतन? ऐसे ही पूरा लिख दीजिए आप। बेलन का आयतन ये हो गया। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ, पृष्ठभाग को बोलते हैं पृष्ठीय वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर एच। मतलब वृत्त के परिधि, अच्छा परिधि कितना होता है? 2 पाई आर गुने ऊंचाई। ऐसे ही प्रूफ होगा, ये भी कर लीजिएगा। हाँ 2 पाई आर गुने एच, ये हो जाएगा आपका परिधि। वृत्त का परिधि गुने ऊंचाई को बोलते हैं वृत्त का वक्रपृष्ठीय। कोई दिक्कत नहीं। अगला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा चारों साइड से जहां हम पेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अवधारणा, ये सब अगर माइंड में रहेगा तो निश्चित रूप से ऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा वो भी अच्छे तरीके से। इसी को याद रखना है। भुज्जा नहीं बनना है खाने वाला, भुज्जा बनाने वाला एक होता है ना, वो भी पढ़ाएंगे उसके बारे में। आ जाइए। क्या स्कूल के वो आ जाइए बाबू। देखिए अगर इस तरह का पाइप मिलेगा, आपको बोलेगा पेंटिंग कीजिए, और यहाँ भी पाइप बंद है, ये यहाँ से ठीक है, वृत्ताकार फ्लैक्स से बंद है, ये भी वृत्ताकार सतहों से फ्लैगों से बंद है। अब बोलेगा आपको पेंटिंग करना है, तो कहाँ पेंटिंग कीजिएगा बताइए? तो ये वाला सतह पर ऐसे ऐसे करके, तो जिस सतह पर पेंटिंग कर रहे हैं ये ऐसे 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 ऐसे, ये वक्र सतह है, और ये तो कीजिएगा इस पर ऐसे करके, तो यहाँ से। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अवधारणा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है एक ठो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्लस 2 ठो वृत्त का क्षेत्रफल। यस गुड। तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई स्क्वायर, 3 वृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, बता दिया ना, और प्लस 2 ठो तो वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है ना, इसको एक ठो का पाई स्क्वायर, ये भी पाई स्क्वायर, तो कितना होगा? 2 ठो स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 ठो पद मिला है, बीजगणित के हिसाब से बातें हैं हम लोग। बीजगणित बताए थे कि जो दोनों पद
मिले मिले जोड़ा होता है ना, जो मिल गया आप जोड़ा है बाहर आ जाओ, तुम नहीं मिला तुम अपना खोजो अपना जोड़ा, मतलब खेल खेल रहे ना, ऐसे ही करेंगे। इसमें भी देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बाहर निकाल लो अच्छे से प्यार से खींच करके बाहर नहीं निकालो। इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, बोलिए तो पाई तो बाहर निकाल लिए, और इसमें भी आर है, इसमें तो 2 आर है, तो इसमें ले लेंगे आर, चलिए 2 पाई आर ले लिए। इसमें क्या बच गया भाई एच, गुड वेरी गुड, प्लस का प्लस, इसमें क्या बच गया या साफ सुंदर से, ठीक है अच्छे से, जैसे अच्छे बच्चे वैसे 2 पाई आर इंटू इसको आर प्लस एच कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्रूफ, ये होता है ना। चलिए तो नोट किया जाए, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। आज थ्योरी हुआ, कल इस पर आधारित तमाम तरह के प्रश्नों का हल करेंगे, आपका सवाल रहेगा और मेरा जवाब रहेगा, ठीक है। थैंक यू।